RCC Blue Diary lecture, chapter 1, singly and doubly reinforced concrete beam. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ बीम द रेशियो ऑफ ब्रेथ टू विथ कितना लेते हैं 0.5। बीम में रेशियो ऑफ ब्रेथ और विथ का रेशियो कितना लेते हैं 0.5। अब यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द बिहेवियर ऑफ एन ओवर इन्फोर्स्ड बीम इज मोर डक्टाइल दैन द अंडर इन्फोर्स्ड बीम बिकॉज ओवर इन्फोर्स्ड बीम कंटेन्स क्या। तो ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो भाई गलत है। ओवर इन्फोर्स्ड बीम डक्टाइल कैसे रह सकता है, वो तो ब्रिटल रहेगा। तो सही आंसर होगा द बिहेवियर ओवर इन्फोर्स्ड बीम इज ब्रिटल एंड लेस डक्टाइल दैन दी ओवर इन्फोर्स्ड बीम। जो ओवर इन्फोर्स्ड बीम है ना वो ब्रिटल की तरह बिहेव करेगा और उसकी डक्ट यानी कहने का मतलब उसमें डक्टिलिटी कम रहेगी कंपेयर टू द द बिहेवियर ओवर इन्फोर्स्ड बीम इज ब्रिटल लेस डक्टाइल। ठीक है, आगे कंपेयर टू द अंडर इन्फोर्स्ड बीम, कंपेयर टू द अंडर reinforced beam. Next, question 60. The doubly reinforced beam is less economical than singly reinforced beam because doubly reinforced beam is less economical than singly reinforced beam is because compressive steel remains in underutilized. जो डबली reinforced बीम जो है ना, क्या वो इकोनॉमिकल है? नहीं, वो लेस इकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंप्रेसिव स्टील जो है ना वो अनयूटिलाइज हो जाता है, वो स्ट्रेस में नहीं होता है। इसीलिए डबली reinforced बीम जो है वो लेस इकोनॉमिकल है। तो और डबली reinforced बीम इज लेस इकोनॉमिकल। नेक्स्ट पॉइंट, इन डबली reinforced रेक्टेंगुलर बीम द अलाउबल स्ट्रेस इज इन कंप्रेशन स्टील इज। एक डबली reinforced रेक्टेंगुलर बीम में जो अलाउबल स्ट्रेस होता है कंप्रेशन स्टील में वो कम होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन द टेंशन स्टील। इन डब्ल्यू reinforced रेक्टेंगुलर बीम द अलाउबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील इज लेस दैन द परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन स्टील। मतलब जो डबली reinforced का जो रेक्टेंगुलर बीम होता है ना, तो उसका जो कंप्रेशन स्टील में जो स्ट्रेस रहता है, जो अलाउड रहता है, वो कम अलाउड रहता है कंपेयर टू द टेंशन में। जो टेंशन स्टील डब्ल्यू इन्फोर्स में ज़्यादा स्ट्रेस होल्ड कर सकता है कंपेयर टू द उसका कंप्रेशन इन्फोर्समेंट। क्वेश्चन 19, एज पर IS 456/2000 द मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड कितना? 450 kg पर मीटर क्यूब। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना restricted is the 450 kg per meter cube until and unless special consideration has been given in design like increased risk of cracking due to the drying shrinkage or thermal cracking or alkali attack। तो यानी AIS 456 कहता है कि तो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना रहना चाहिए? तो 450 kg पर मीटर क्यूब अलाउड रहना चाहिए पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो उसके बाद देखा था मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन यूनिट ASTBD ग्रेटर दैन शुड बी ग्रेटर दैन 0.85/FY और मिनिमम ट्रांसपोर्ट रेजिस्टेंस ASB/BSB शुड बी ग्रेटर दैन 0.4 डिवाइड बाई 0.87FY। मिनिमम रेस्पॉन्स का जानते हो तो ASTBD शुड बी ग्रेटर दैन 0.85/FY और मिनिमम ट्रांसपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ASB डिवाइड बाई BSB शुड बी ग्रेटर दैन 0.4 डिवाइड बाई 0.87FY। A T-beam behave as a rectangular beam of width equal to its flange if its neutral axis remains within the flange। एक टीम बीम रेक्टेंगुलर बीम की तरह भेज सकता है कि अगर उसका न्यूट्रल एक्सिस विद फ्लेंज के अंदर है तो। क्वेश्चन नंबर 22, shrinkage deflection in case of rectangular beam and slabs can be eliminated by putting compressive steel equal to the tensile steel। श्रिंकेज डिफ्लेक्शन रेक्टेंगुलर बीम में को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो श्रिंकेज डिफ्लेक्शन को आप कंप्रेशन स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कितना? टेंसाइल स्टील का परसेंटेज के बराबर आप उसको इस्तेमाल करिएगा तो आपका श्रिंकेज डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रीइंफोर्स का स्पेसिंग इन बीम, मैक्सिमम स्पेसिंग और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑन बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। ये नया क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि आपको स्पेसिंग देना है तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड का। तो मैक्सिमम स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल में FE 250 में 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 415 में 180 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, FE 500 में 150 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिइंफोर्समेंट का स्पेसिंग इन बीम, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील FE 250 में 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, FE 415 में 180 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
एफी 250 में 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील एफी 250 में 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एफी 415 में 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एफी 500 में 150 नहीं होना चाहिए। तो रेनफोर्समेंट स्पेसिंग मैक्सिमम स्पेसिंग ऑन ग्रेड ऑफ स्टील हमको लेगा एफी 250 में 300 से ज़्यादा नहीं, एफी 415 में 180 से ज़्यादा नहीं, एफी 500 से 150 से ज़्यादा नहीं। मिनिमम स्पेसिंग की बात करते हैं तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग cleared horizontal spacing between two bars, largest die of the bar plus nominal size of the aggregate plus 5 mm, 2/3 of the NSA of the NSA nominal size of the aggregate if needle अगर needle vibrator इस्तेमाल हो रहा है तब, ठीक है। तो उसका मैक्सिमम लेते हैं वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग कितना लेता है? मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग लेते हैं लार्जेस्ट डाया 2/3 ऑफ द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट और 15 का मैक्सिमम, ठीक है, 15 तो यानी इसमें हम लोग देखते हैं कि हमको रिइंफोर्समेंट का स्पेसिंग देखना है। तो रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग हम लोग देखते हैं, एक मैक्सिमम स्पेसिंग होता है, एक मिनिमम स्पेसिंग होता है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑन द ग्रेड ऑफ द स्टील, स्टील के ग्रेड के हिसाब से चलते हैं। तो एफ ई 250 में मेरा 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एफ ई 415 में मेरा 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एफ ई 500 से मेरा 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मिनिमम स्पेसिंग की बात करते हैं तो मिनिमम स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करते हैं कि द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जो दो बार के बीच में होता है वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हम लोग देते हैं मैक्सिमम डाया बार द बार नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट प्लस 5 और 2/3 या तो 2/3 ऑफ द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू लीजिए। अब मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग की बात किया जाए तो मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग की बात किया जाए मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग की बात किया जाए तो लार्जेस्ट डाया 2/3 नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट और 15 और 15 ये इन सब का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा क्या कहते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द रिइंफोर्समेंट सॉरी मिनिमम स्पेसिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो स्पेसिंग समझ गए। बीम में मैक्सिमम स्पेसिंग होगा, मिनिमम स्पेसिंग होगा। तो मैक्सिमम बेसिक एफ ई 250 में मेरा कितना होता है 300 होता है। एफ ई 415 में 180 में होना चाहिए। एफ ई 500 में 150 में होना चाहिए। मिनिमम स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में अगर होना चाहिए तो हॉरिजॉन्टल क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लार्जेस्ट डाई ऑफ द बार प्लस नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट प्लस 5 2/3 नेशनल साइज 2/3 नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। अब मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग होता है लार्जेस्ट डाया प्लस 2/3 नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 15 इन सब का मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करेक्ट स्टेटमेंट चुनिए। एट अ सेक्शन, किसी सेक्शन एक्सेस पे वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन लीनियर होगा और वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस नॉन लीनियर होगा। एक मतलब फिगर दिया हुआ है, उसके बीच में वो 2 पॉइंट लोडिंग है और एक सेक्शन एक्सेस दिया हुआ सपोर्ट के पास, सपोर्टेड कंडीशन के पास। कह रहा है कि उसमें जो वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन होता है वो लीनियर होगा और वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस जो होगा वो नॉन लीनियर। स्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर होगा, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस नॉन लीनियर होगा। वही बात है ना, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो पढ़ते हो ना, स्ट्रेन का कैसे वेरिएशन लीनियर रहता है और स्ट्रेस का डायग्राम क्या होता है, ऊपर रेक्टेंगुलर होता है, नीचे बड़ा बोलते हैं। रेक्टेंगुलर का वैल्यू होता है 3/7 XU और नीचे वाला का होता है 4/7 XU। वही बात है। क्वेश्चन नंबर 25, टेंशन फेलियर अकर्स इन इनफोर्स बीम इन अंडर इनफोर्स बीम। मतलब टेंशन फेलियर किस में आएगा? अंडर इनफोर्स बीम में। तो अंडर इनफोर्स बीम में तुमको टेंशन फेलियर देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि अगर एएससी बढ़ा देंगे, एएससी हम लोग बढ़ा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट अपवर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट शिफ्ट तो अंडर इन्फोर्स हो जाएगा। अंडर इन्फोर्स हो जाएगा तो मेरा उसकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। उसका क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इन केस ऑफ कंटिन्यूस बीम if the width of the support is less than 1/12 of the clear span, then the effective span shall be calculated as। कह रहा है कि इन केस ऑफ कंटिन्यूस बीम है, if the width of the support is less than 1/12 of the clear span, then the effective span shall be calculated as clear span plus effective the center the distance between the support, ठीक है। कह रहा है कंटिन्यूस बीम है, उसका विड्थ ऑफ द सपोर्ट जो है वो लेस देन है 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन। तो उसका जो इफेक्टिव स्पैन शैल बी कैलकुलेटेड एज क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिवनेस प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट। ये हम लोग स्पेसिंग में पढ़े थे। स्पेसिंग में पढ़े थे कि अगर इन द केस ऑफ कंडीशन इफ द विथ, अगर जो विथ है वो 1/12 से कम होता है तो उसकी जो इफेक्टिव स्पैन होता है वो उसका होना चाहिए मिनिमम ऑफ क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट।
clears plan plus affected by center to center distance between the sub. Question number 27. If D and N are the effective depth and the D and N are the effective depth and depth of the neutral axis respectively of a singular reinforced beam, then the lever arm of the beam is, the lever arm the beam हो जाएगा D minus N by 3, D minus N by 3. ठीक है, अगर डी इफेक्टिव डेप्थ है और एन है डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, तो लीवर आर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लीवर आर्म का फॉर्मूला हो जाएगा डी माइनस एन बाई थ्री, डी माइनस एन बाई थ्री. क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following cracks are the first cracks to be formed in an overloading scenario of an over reinforced RCC beam? कोई ओवर reinforced RCC beam है तो कौन सा क्रैक फर्स्ट हमको देखने को मिलेगा? तो कंक्रीट का क्रसिंग देखने को मिलेगा, कंक्रीट का क्रसिंग. Which of the following cracks are the first cracks to be formed in an overloading scenario of an over reinforced RCC beam? अब कोई over reinforced RCC beam है तो कौन सा क्रैक देखने को मिलेगा? तो कंक्रीट का क्रसिंग देखने को मिलेगा. कौन सा? कंक्रीट का क्रसिंग. Maximum deflection due to load in RCC beam in building is limited to span by 250. Span by 250. जो maximum deflection due to load in RCC beam in building is limited कितना होगा? Span by 250. Span by 250. The maximum allowed deflection in simply supported RCC beam under uniformly distributed load including long term elastic and shrinkage effect is L by 250. Same answer होगा. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड इन आरसीसी बीम इन बिल्डिंग कितना लिमिटेड होता है? स्पैन बाय 250. इसी के जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि मैक्सिमम अलाउड डिफ्लेक्शन इन सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम स्पैन एल अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंक्लूडेड लॉन्ग टर्म इलास्टिक एंड श्रिंकेज इफेक्ट कितना होता है? तो स्पैन बाय 250, एल बाय 250. क्वेश्चन नंबर 31. द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ reinforced beam passes through the neutral axis of reinforced beam. कहाँ से पास होता है? सेंट्रॉइड ऑफ द कॉन्क्रीट सेक्शन में कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेक्शन में? वो पास होता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्शन में. द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द रिइंफोर्स्ड बीम पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेक्शन. क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस वेयर स्ट्रेन इज इन कंक्रीट इज जीरो, इट पासेस थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेक्शन. देखो न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है वे स्ट्रेन इन कंक्रीट जीरो, कंक्रीट में जो स्ट्रेन होता है वो जीरो होता है. इट पासेस थ्रू द स्ट्रेन पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रांसफॉर्म. न्यूट्रल एक्सिस द एक्सिस जहाँ पे स्ट्रेन इन कंक्रीट इज जीरो. न्यूट्रल एक्सिस वो जहाँ है जहाँ पे कंक्रीट में स्ट्रेन जो होता है ना वो जीरो होता है. न्यूट्रल एक्सिस वो जगह है जहाँ पे कंक्रीट के में स्ट्रेन जो रहता है वो जीरो रहता है और वो पासेस थ्रू होता है सेंटर ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेक्शन. ठीक है, आगे आरसीसी बीम एंड आरसीसी बीम कर्व इन प्लान इज डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट, शियर एंड टॉर्सन. एक कर्व्ड आरसीसी बीम है तो उसको किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करेंगे? हम लोग उसको बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करेंगे, शियर के लिए भी डिज़ाइन करेंगे और टॉर्सन के लिए डिज़ाइन करेंगे. एक आरसीसी बीम है, एक आरसीसी बीम है जो कि कर्व्ड है तो उसको किस किस चीज़ के लिए डिज़ाइन? उसको बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करेंगे, शियर के लिए डिज़ाइन करेंगे और टॉर्सन के लिए डिज़ाइन करेंगे. एक कर्व्ड आरसीसी बीम उसको किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करेंगे? बेंडिंग मोमेंट, शियर और टॉर्सन के लिए. द टॉर्सन लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट इन आरसीसी बीम शुड बी प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द बीम. जो टॉर्सनल लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट बीम है वो कहाँ पे प्रोवाइड करना था? एट द ईच कॉर्नर ऑफ द बीम. आगे इन सिंगली reinforced beam स्टील reinforcement is placed in tension zone only. सिंगली reinforced beam में कहाँ प्लेस होता है? टेंशन जोन में. सही बात है. डीप बीम आर डिजाइन फॉर, डीप बीम किस चीज़ के लिए डिजाइन होता है? शियर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, या बोथ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट? लगेगा कि तुमको आंसर क्या बोथ शियर फोर्स एंड बेंडिंग, नहीं. और जो डीप बीम है वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन होता है तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट के लिए. याद रखना जो डीप बीम होता है ना वो डिज़ाइन होता है वन एंड ओनली फॉर किस चीज़ के लिए? जो डीप बीम होता है डिज़ाइन फॉर द ओनली फॉर द बेंडिंग मोमेंट. सिर्फ शियर फोर्स भी ऑप्शन में देगा मगर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन होगा तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट के लिए. डीप बीम इज डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट बट ऑल्सो चेक फॉर शियर एज शियर गवर्न्स द डेप्थ ऑफ द डीप. वो उसके लिए चेक होता है. ऑल बीम आर डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 32. 32 मतलब सारे क्वेश्चन ही जितना भी हम लोग बीम होता है ना वो सब के सब बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन होता है. बस एक कर्व्ड प्लेन का जो बीम होता है ना वो डिज़ाइन होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, शियर और टॉर्सन के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36.
When a beam section span over a several support continuously, then the beam at the support should be designed as the doubly reinforced beam. कह रहा है कि when a beam section, एक beam section है, span over several support continuously, मतलब एक beam section span over several support continuously, then the beam at the support should be designed as doubly reinforced beam. When a beam section, एक beam section span over several support continuously, then the beam support should be designed as doubly reinforced beam. When a beam, एक beam section span over several support continuously, then the beam at the support should be designed as doubly reinforced beam. When a beam section span over several support continuously, then the beam at the support should be designed as the doubly reinforced beam. एक beam एक continuous की तरह डिजाइन हो रहा है, तो जो support पे होगा ना वो doubly reinforced beam की तरह डिजाइन होगा. The design of a deep beam takes into account of lateral buckling, temperature stress, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस. एक डीप बीम है, वो किस चीज़ को अकाउंट में रखता है? लैटरल बकलिंग, टेम्परेचर, स्ट्रेस, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस. द डिज़ाइन ऑफ अ डीप बीम टेक्स प्लेस इनटू अकाउंट लैटरल बकलिंग, टेम्परेचर स्ट्रेस, लैटरल बकलिंग, टेम्परेचर स्ट्रेस, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस. वो नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस को याद रखता है. डीप बीम हैविंग डेप्थ टू थिकनेस रेशियो and shear depth ratio less than 2.5 was concentrated load and less than 5 for the distributed load. Deep beam having, अगर जिसका having large depth to the thickness ratio, deep beam and shear depth less and क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक नया पॉइंट है. नया पॉइंट ये है कि जो डीप बीम होता है ना, द डिज़ाइन ऑफ डीप बीम टेक्स प्लेस इनटू अकाउंट lateral buckling, temperature stress and non-linear distribution of stresses. Deep beam having large depth to thickness ratio and shear depth less than 2.5 for concentrated load and less than 5.0 for the distributed load. The design of a deep beam takes into account lateral buckling, temperature stress, non-linear distribution of stresses. Deep beam having large depth to thickness ratio and shear depth less than 2.5 for concentrated load and less than 5 for the distributed load. जो डेप्थ टू थिकनेस रेशियो होता है, डीप डेप्थ टू थिकनेस रेशियो या शेयर डेप्थ जो होता है वो लेस देन 2.5 होता है कंसनट्रेटेड लोड के लिए, और वही डेप्थ टू थिकनेस रेशियो या शेयर डेप्थ जो होता है वो लेस देन होता है 5 फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. Next question. In design practice of a beam, the span to overall depth ratio are generally taken in the range of कितना 10 से 16. In the design practice of beam, the span to the overall depth ratio generally taken in the range of span to in the design practice of beam, the span to overall depth ratio are generally taken as range of 10 to 16. 10 to 16, ठीक है. In the design practice of the beam, the span to overall depth ratio taken as a 10 to 16. In the design practice of a beam, in the design practice of the beam, the span to the depth ratio, taken in the range of 10 to 16. In the design of in the design practice of beam, the span to the depth ratio are generally taken in the range of 10 to 16. क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि द मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट इन बीम इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीरप्स टू रेजिस्ट द प्रिंसिपल टेंशन. द मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट बीम्स में हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टीरप्स टू रेजिस्ट द प्रिंसिपल टेंशन. ठीक है. द मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट इन बीम्स is provided in the form of stirrups to resist the principal tension. The minimum shear reinforcement provided in the form of stirrups to resist the principal tension. The minimum shear reinforcement in beam, the minimum shear reinforcement provided किया जाता है beam में in the form of stirrups to reduce the principal tension. ठीक है. The minimum shear reinforcement in beam is provided in the form of stirrups to resist principal tension. In case of continuous beam, the shear coefficient at the support next to the end support and inner side of mid span is कितना? तो 0.55 WD to 0.6 WL into LC. एकदम नया क्वेश्चन है. नया क्वेश्चन क्या है ये भाई?
कह रहा है इन द केस ऑफ कंटिन्यूस बीम, एक कंटिन्यूस बीम है, द शियर फोर्स कोफिशिएंट एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट एंड इनर साइड ऑफ द मिड स्पैन कितना होता है 0.55 डब्ल्यू डी प्लस 0.6 डब्ल्यू एल इंटू एल सी। इन केस कंटिन्यूस बीम है तो शियर फोर्स कोफिशिएंट एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट एंड इनर साइड द मिड स्पैन इज 0.55 डब्ल्यू डी प्लस 0.6 डब्ल्यू एल पूरा का ब्रैकेट एल सी। ठीक है। द स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव स्टीरअप्स इन reinforced concrete बीम shall not be less than, या मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टीरअप्स इन अ बीम कितना होना चाहिए 100 mm। देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ कितना होता है वो 300 mm होना चाहिए FE 250 के लिए, और 180 mm होना चाहिए FE 415 के लिए, और FE 500 के लिए 150 mm होना चाहिए। ठीक है। तो स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव स्टीरअप्स इन reinforced concrete beam shall not be less than 100 mm। मतलब यहाँ पे एक इन जनरल 100 mm लिख दिया है कि टू सक्सेसिव बीम में सबसे कम नंबर, यानी इन जनरल भाषा में क्या कहता है द बिटवीन द टू सक्सेसिव स्टीडअप्स, यहाँ पे स्टीडअप्स है तो स्टीडअप्स हो गया तो क्या होगा वर्टिकल होगा ना। या देखो सक्सेसिव स्टीडअप्स है तो स्टीडअप से आप इसको समझ के चलिए कि वर्टिकल का बात कर रहा है। ऑफ reinforced concrete beam shall not be less than, या मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टीडअप्स इन अ बीम कितना होना चाहिए 100 mm। ठीक है। मगर वहीं पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट हमारा FE 250 के लिए 300 mm है, FE 415 के लिए 100 mm है, और FE 500 के लिए 150 mm है। समझे ये दोनों पॉइंट में अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 ये कहना चाह रहा है कि दो सक्सेसिव reinforced कंक्रीट बीम में जो स्टीरअप्स होता है उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो वो 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टेज बीम 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ द रिइंफोर्समेंट की बात की जाए तो FE 250 के लिए 300 mm, FE 415 के लिए 180 mm और FE 500 के लिए 150 mm। चलिए, थैंक यू।